एनवायरनमेंट से बड़ा डर लगता है। यूपीएससी प्री एग्जामिनेशन में एनवायरनमेंट के सवालों को टच नहीं करते हैं, लगता है गलत हो जाएंगे और इसी वजह से शायद हमारा प्री एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है। इस एनवायरनमेंट के पहाड़ को कैसे टैकल करें, ये कुछ सवाल हैं, ये कुछ परेशानियां हैं जो आपको दिन रात परेशान करती हैं और आपको रह रह कर ये याद आता है कि अरे एनवायरनमेंट तो अभी कवर नहीं किया, एनवायरनमेंट में कैसे करेंगे। आज आपकी सर्च खत्म होती है। मैं आपके इस एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ चीजें बताता हूं, कुछ माइंडसेट बताता हूं जिसको आप सोचिएगा और समझिएगा और इसको अप्लाई कीजिएगा। और इसी वीडियो में बताऊंगा कि इस बार प्री 2026 में एनवायरनमेंट के कौन से एरियाज हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जो इस बार बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जिनको अगर आप पढ़ के जाएंगे तो इस बार आप एग्जामिनेशन में एनवायरनमेंट के सवाल अगर वही टॉपिक से आएंगे तो जरूर कर पाएंगे। हेलो एंड वेलकम टू होप तुशांत एंड दिस इज प्रिडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज, जहां पर यूपीएससी के प्री को प्रिडिक्ट करने की हमारी एक कोशिश। वैसे प्री अनप्रिडिक्टेबल कहा जाता है, पर पिछले साल भी हमने 40 प्लस क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट सही ढंग से किया था। प्रिडिक्ट करने का मतलब क्या है? प्रिडिक्ट करने का मतलब है कि अगर हम यूपीएससी के एग्जामिनर के लॉजिक रैशनल को समझे और किस एरिया पर फोकस करेगा, वो हमेशा से क्या लॉजिक फॉलो करता आया है, क्या साइकोलॉजी है एग्जामिनर का, क्या माइंडसेट है एग्जामिनर का, अगर ये समझें तो हम वो एरिया जरूर बता सकते हैं कि यूपीएससी कहां से सवाल पूछेगा। तो टू एन एक्सटेंट प्री एग्जामिनेशन को प्रिडिक्टेबल बनाया जा सकता है अगर आप सही ढंग से स्मार्ट वर्क करें। और ये मैं पहली बार नहीं कर रहा हूं, 2022-2021 से ये काम मैं लगातार कर रहा हूं। और इस सीरीज में, जिसका नाम है प्रिडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज, जिसकी प्लेलिस्ट के सारी वीडियोस को जरूर देखिएगा, इस सीरीज में मैं आपको वो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूं जो इस बार प्री एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं कई एनवायरमेंट से इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसका लॉजिक समझाऊंगा, क्योंकि लॉजिक समझेंगे तभी आप वो स्किल समझ पाएंगे जिसकी वजह से आप भी उस स्किल को अपने सब्जेक्ट में, अपनी पढ़ाई में इन्वॉल्व कर कर आप बाकी सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट एरियाज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ढूंढ सकते हैं। तो मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने के लिए कभी नहीं आया, मैं आपको कुछ रैशनल कोई स्किल देने आया हूं, तो उस स्किल पर फोकस कीजिएगा। 2026 के लिए एनवायरनमेंट से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे सेलेक्ट करते हैं और क्या हमने पहले भी किया। तो पिछले साल ही 2025 में मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर बताया था कि एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल्स एंड एक्ट, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो हो गया, उसको 40 साल कंप्लीट हो रहे हैं। और पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ था COP21, इसको 10 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एक्ट हो सकता है और पेरिस एग्रीमेंट से सवाल पूछा जा सकता है 2025 के प्री में, ऐसा मैंने बताया था। अगर आप देखें आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट से सवाल भी यूपीएससी ने बनाकर पूछा। तो क्या एनवायरनमेंट के सारे सवाल रैंडम होते हैं? नहीं, सारे सवाल रैंडम नहीं होते। कुछ शॉक करने के लिए यूपीएससी जानबूझ के कुछ क्वेश्चन रैंडम डालता है। माइंडसेट चेंज कीजिए। सबका यही माइंडसेट है कि एनवायरनमेंट के सारे सवाल जितने होते हैं सारे रैंडम होते हैं। सारे रैंडम नहीं होते हैं, कुछ क्वेश्चन रैंडम जानबूझ के बनाए जाते हैं ताकि आपको शॉक लगे और आपके अंदर वो डर बैठे। लेकिन सही ढंग से सोचेंगे तो कुछ सवाल रैंडम नहीं, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जो हर एक सब्जेक्ट में आप ढूंढते हैं। ऐसे अगर एनवायरनमेंट में भी ढूंढें तो वो टॉपिक आपको मिलेंगे। जैसे मैंने पिछली बार बोला था कि पेरिस एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट होगा, और मैंने आपको एमएमजेड, हमारी जो मंथली माइंड मैप मैगजीन है, जहां पर हम हर एक मंथ का जो करंट अफेयर है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, वो एक मैगजीन में माइंड मैप के थ्रू कवर करते हैं। वहां पर हमने आर्टिकल 6.4 के बारे में बात भी की थी और मैंने आपको पूरा बताया भी था कि पेरिस एग्रीमेंट के बारे में लिख के समझाया था। बिल्कुल यस। तो ये सवाल पूछा गया आर्टिकल 6 के ऊपर, पेरिस एग्रीमेंट के ऊपर। क्या यूपीएससी ने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से सवाल पूछा? क्या कॉप से सवाल पूछा? COP28 से भी सवाल यूपीएससी ने पूछा। तो देखिए 2 सवाल, यानी 4 नंबर के सवाल आपको कहां मिले? इस वीडियो से मिल गए। यानी ये एरिया जो आइडेंटिफाई करते हैं, इस एरिया में जो सवाल बन सकते हैं वो आप सर्च करेंगे, वो आप इंपॉर्टेंट कोर टॉपिक्स के अंदर का जो मटेरियल है वो आप निकालेंगे। पर वो टॉपिक्स कौन से होंगे ताकि आपका डर कम हो, मैं समझाता हूं। तो 2025 में हमने ये काम किया और हमने ऐसी 40 प्लस क्वेश्चन आपको बताई भी थी प्रिडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज में। लेकिन ये काम मैं बहुत पहले से कर रहा हूं। एक 2022 के अगर बारे में बताऊं तो 2022 जब मैं एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर यूपीसी प्री 2022 बता रहा था, तो वहां पर मैंने एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बताया था कि ये 1986 का एक्ट, इसी एक्ट में सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी बनाई गई है और यही एक्ट प्रोवाइड करता है इको सेंसिटिव जोन के लिए, जो कि एक ट्रांजिशन जोन होता है हाई प्रोटेक्शन एंड नो प्रोटेक्शन एरिया के बीच में। तो ये चीज मैंने वहां पर लिखकर आपको समझाई थी इंपॉर्टेंट लॉज एंड बॉडीज में। ये एक इंपॉर्टेंट लॉज हो सकता है और सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ये इंपॉर्टेंट बॉडी हो सकती है 2022 में। और देखिए 2022 के प्री एग्जामिनेशन में क्या पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कंस्टिट्यूटेड अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, और इसका आंसर क्या होगा? सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जब यहां पर बताया और ऐसा सवाल आएगा, आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? जरूर कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको और चीज बताना चाहता हूं कि पीवाईक्यू की पावर क्या है। जब हम एग्जामिनर को समझते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। 2022 का ये सवाल रिपीटेड सवाल है। अगर आप 2020 में जाएं
तो यहाँ पे लिखा है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी वाज फॉर्म्ड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, यानी ये सेकंड स्टेटमेंट को ही 2020 के इस क्वेश्चन के सेकंड स्टेटमेंट को ही यहां पर उन्होंने पूरा क्वेश्चन बना के फ्रेम किया है। तो पीवाईक्यू क्यों करें? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाई टू डू पीवाईक्यू, और उसी पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी प्रिडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज में बताता भी रहता हूं। तो अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत मदद मिलेगी, और फ्री ऑफ कॉस्ट होती है प्रिडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज। कोई पैसे नहीं देने, इसी यूट्यूब पर आपको मैं सब कुछ समझाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूं। बिल्कुल, ये सवाल पूछा गया सेंट्रल ग्राउंड अथॉरिटी के ऊपर, तो ये यहां पर ये सेकंड स्टेटमेंट का ही सवाल बनाकर इन्होंने 2022 में पूछा। क्या इको सेंसिटिव जोन के ऊपर भी सवाल पूछा? तो इको सेंसिटिव जोन लिखा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर बनाया जाता है, पर अभी आपको मैंने बनाया कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर ये बनाया जाता है। तो इको सेंसिटिव जोन के ऊपर भी सवाल 2014 ने यूपीएससी में पूछ रखा है, और भी बाकी सवाल पूछ रखे हैं। यानी अगर आप देखें इको सेंसिटिव जोन या सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, इन दोनों से सवाल पूछा है, इसका मतलब सवाल किस एक्ट से पूछा है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब ये जब आपने पीवाईक्यू किए तो इससे क्या आपने ये समझा कि कौन सा एक्ट इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें एक्ट नहीं लिखा है, इसमें एक्ट नहीं लिखा है, पर कौन सा एक्ट इंपॉर्टेंट है? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल, अगर समझ में आ रही है तो अगर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इंपॉर्टेंट है तो यूपीएससी का 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, 20, 40, 50, 100 ईयर्स का जो लॉजिक होता है, उसके हिसाब से एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को 40 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं 2026 में। 2026 में, 2026 में इसको 40 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो क्या ये इंपॉर्टेंट हो सकता है? ये लॉजिक आपने कैसे समझा? इन्हीं क्वेश्चंस की मदद लेकर आपने समझा। अब मैं क्या करता हूं, जितने भी एनवायरनमेंट में एक्ट हैं उसमें कौन सा इंपॉर्टेंट एक्ट है, उसमें कौन सी बॉडी बनाई गई है, और उसमें क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, पहले मैं आपको ये समझाऊं और समझाकर बताऊं कि क्या पूछा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसको लिखते रहिएगा ताकि आपको एक जगह पर पूरा कंसोलिडेट भी हो जाए और चीजें आपको समझ में आए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वहां पर एक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज में एक बॉडी है, उसके अंदर एक बॉडी है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ये बॉडी भी इसी एक्ट के अंदर बनाई गई है। सेंट्रल जू अथॉरिटी हो या नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, जो पीएम चेयर करते हैं, ये बॉडी किसके अंदर है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर है। क्या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंपॉर्टेंट है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से यूपीएससी ने 3 या 4 बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखे हैं, 3-4 पीवाईक्यू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर ही है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी भी इसी एक्ट के अंदर बनी है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973। तो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। साथ में इसी एक्ट को 2022 में अमेंड किया गया था, 2025 में भी अमेंड किया गया है। 2025 में अमेंड किया गया है। द प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स अराइजेस फ्रॉम केरला's frustration with the central government's slow response to growing crisis of human-animal conflict, especially involving the wild boars, which the state has repeatedly sought to have declared as vermin। तो इसमें कितनी कैटेगरी होती है, किस कैटेगरी में कितनी प्रोटेक्शन होती है, यूपीएससी से सवाल पूछता है। ये पूरा लिखा हुआ मैं आपको दे दूंगा, उसकी बात नहीं है, पर क्या ये एक्ट इंपॉर्टेंट है इस बार? यस, इस अमेंडमेंट की वजह से टू एन एक्सटेंट ये एक्ट इस बार भी इंपॉर्टेंट है 2026 के प्री के लिए। पर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट कौन सा है? ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सिर्फ एक रीजन की वजह से नहीं कि ये पीवाईक्यू में है या इसको 40 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। देखिए, याद रखिए, हमेशा कई लॉजिक यूपीएससी फॉलो करता है। वो सारे लॉजिक मैं मेंटरशिप प्रोग्राम में बताता हूँ, जो लॉन्च हो चुका है प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें अब आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं, जाहिर सी बात है, एडमिशंस क्लोज हो गए हैं, रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गए हैं। पर मैं बता रहा हूं कि मैं कहां पर बताता हूं। मेंटरशिप कोर्स में मैं सारे लॉजिक के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मदद से एनालिसिस करके इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ साथ ये भी बताता हूं कि पीवाईक्यू कैसे करते हैं, कैसे लगाते हैं, क्या सोचते हैं, एग्जामिनर का माइंडसेट कैसे पकड़ते हैं, एग्जामिनर कैसे क्वेश्चंस को फ्रेम करता है, ये कैसे समझते हैं, वो सब हम मेंटरशिप में सीखते हैं। और उसी मेंटरशिप का ये 5% या आप समझ सकते हैं 5 to 10% मैं प्रिडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज में आपको बताने की कोशिश करता हूं, ताकि आप भी अपने आप को इनरिच कर सकें और प्री एग्जामिनेशन में आगे बढ़ सके। सबके पास उतनी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं होती है, जाहिर सी बात है, कि सब कोई कोर्स अफोर्ड कर सके। इसीलिए यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको कुछ ना कुछ चीजें समझाता रहता हूं, सिखाता रहता हूं, ताकि आप अपने अंदर उस वैल्यू को इनरिच करके, कुछ सीख कर, खुद अप्लाई करके एग्जामिनेशन में बेहतर परफॉर्म करें। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में 40 ईयर्स कंप्लीट हो गए या पीवाईक्यू में है इनडायरेक्टली, तो उसकी वजह से इंपॉर्टेंट नहीं है। और भी कुछ है, देखिए, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी इको सेंसिटिव जोन, ये पीवाईक्यू का पार्ट है, तो उसकी वजह से इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। लेकिन ये अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बनाए गए हैं। कौन कौन से? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016,
वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017, ओडीएस रूल, सीआरजेड रूल्स, ये सारे रूल्स किसके अंदर बनाए गए हैं? इसी एक्ट के अंदर बनाए गए। तो यूपीएससी इस एक्ट से डायरेक्टली सवाल ना पूछ के क्या करता है, सेंट्रल ग्राउंड अथॉरिटी से या इको सेंसिटिव जोन से सवाल पूछा, जो ये एक्ट करता है। और इसी एक्ट ने इंपॉर्टेंट रूल्स बनवाए, इस एक्ट के अंदर ही इंपॉर्टेंट रूल्स बनाए गए। और ध्यान से अगर आप देखें तो ये 2016, 2016, 2016, 2017, इन सबको अप्रॉक्स कितने ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं 2026 में? इन सबको 10 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। यानी इस बॉडी के अंदर, यानी इस एक्ट की पावर को यूज करके जो रूल्स बनाए गए हैं, उन रूल्स को भी 10 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। और रामसर साइट तो वैसे भी इंपॉर्टेंट रहती है, वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल्स, रामसर साइट वैसे भी इंपॉर्टेंट रहती है, न्यूज में रहती है। तो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि इस पर्सपेक्टिव से भी क्या ये एक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अगर इसमें ध्यान से देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कर रहा है, ये वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। वेस्ट को मैनेज कैसे करें? वेस्ट को मैनेज करने के बाद अगर रिसाइकलिंग करें तो यूपीएससी ये वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर फोकस ना करके क्या फोकस कर सकता है? रिसाइकलिंग के ऊपर फोकस कर सकता है। और ये मैं नहीं, यूपीएससी खुद कहता है। यूपीएससी ने 2021 में सवाल पूछा था, R2 code of practices constitute a tool available for promoting the adoption of environmentally responsible practices in electronic recycling industry, और बाकी wetland of international importance, sustainable practices, agriculture crops, और बाकी लिखा है। R2 code of practices किसके बारे में? 2021 का सवाल है। Why in 2021 they have asked about the R2 code of practices? क्योंकि 2016 से 5 साल कैलकुलेट कर लीजिए। लॉजिक गलत हो तो आप मुझे बताइएगा। 2021 में सवाल पूछा ये। Why not in 2022, 2023, 2024, 2025? भाई 2021 में सवाल क्यों पूछा है इन्होंने? क्योंकि 2025 में ही 5 साल कंप्लीट हो रहे थे इन्हीं वेस्ट मैनेजमेंट, और इसी कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछा। किसके ऊपर? R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस के ऊपर सवाल पूछा। यूपीएससी ने क्या रिसाइकलिंग के ऊपर 2024 में सवाल पूछ रखा है? बिल्कुल पूछ रखा है। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर के ऊपर सवाल पूछ रखा है। ये क्या है? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज में आता है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी, ये किसके ऊपर सवाल है? ये रिसाइकलिंग के ऊपर सवाल है, ट्रीटमेंट के ऊपर सवाल है, वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर सवाल है। तो क्या इस बार ये, इसलिए मैं बोल रहा था मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा और दिमाग के तार खुल जाएंगे एकदम। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट नॉर्मली पढ़ के निकल जाएंगे तो पढ़ के निकल जाइए, इसलिए मैं कह रहा हूं नोट डाउन करते रहिएगा, लिखते रहिएगा जो मैं आपको चीज समझा रहा हूं। ये रैशनल समझिए। 2016 में ये सब बना तो इनको सबको 10 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, पर ये रूल्स बनाने के लिए कौन सा एक्ट रिस्पॉन्सिबल है? बैकग्राउंड में वी आर रूल ऑफ लॉ कंट्री, जो भी बनेगा एक्ट की वजह से बनेगा। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इंपॉर्टेंट है। साथ में अगर वो ऐसे टर्म पूछता है R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस या मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर, ऐसे टर्म को कैसे तैयार करें, इस बार यूपीएससी कौन सा टर्म पूछ सकता है? तो अगर आप देखें तो 2025 में एक अनलॉकिंग द प्लास्टिक एक्शन फॉर इंक्लूजन रेजिलियंस एंड ग्रोथ, एक जीपीएपी एनुअल रिपोर्ट 2025, ये जो चीज हुई है ये किसके ऊपर बेस्ड है? यानी वैसे भी हमारा वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर बड़ा फोकस है, रिसाइकलिंग के ऊपर बड़ा फोकस है हमारा। अनलॉकिंग द प्लास्टिक एक्शन फॉर इंक्लूजन रेजिलियंस एंड ग्रोथ, इन्हीं सब कॉन्टेक्स्ट से एक टॉपिक मैं आपको बताता हूं 2026 के लिए क्या पूछ सकता है। ये वो वर्मी फिल्ट्रेशन के ऊपर सवाल पूछ सकता है। वर्मी फिल्ट्रेशन क्या है? एक ग्रीन टेक्नोलॉजी है, वेस्ट वाटर फिल्ट्रेशन प्रोसेस यूजिंग एपिजेनिक अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू फिल्टर एंड ब्रेक डाउन द वेस्ट वाटर पॉल्यूटेंट्स इन एन एक्टिव वर्मी फिल्टर जोन। इसको याद कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, कल के दिन वर्मी फिल्ट्रेशन पूछ लेगा और फिर मैं आपको 2026 में बताऊंगा, 2026 के प्री के बाद बताऊंगा कि देखो 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 हमने बताया था आया। तो आप कहोगे कि सर आप क्या कह रहे हो ये बातें, आप तो क्लेम कर रहे हो। क्या कहते हैं आप लोग? क्लेम कर रहे हैं। अरे अगर हम क्लेम भी कर रहे हैं तो फायदा तो आपका है। अगर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक ढूंढ के मैं आपके लिए लाया और ये एग्जामिनेशन में आ गया तो किसका भला है? वो सेंट्रल ग्राउंड अथॉरिटी वाला सवाल आ गया तो किसका भला है? प्री एग्जामिनेशन किसका निकलेगा? मैं तो सिर्फ मदद कर रहा हूं, और मदद करने के बाद अगर ये हमारा लॉजिक सही है और हमने इतनी मेहनत की और ये पूछ लिया तो ठीक है ना, आपको खुश होना चाहिए कि अच्छा है सर आप क्लेम करो, आप हमें बताओ। क्लेम नहीं होता, वो बताना होता है कि अगर हम सही रैशनल प्रोसेस फॉलो करें, सही ढंग से चीजों को अप्रोच करें तो डर को खत्म करके रैशनैलिटी लाई जा सकती है। आई हैव ऑलवेज सेड वन थिंग, गॉड इज रैशनल एंड रैशनल इज गॉड। रैशनैलिटी का हाथ पकड़कर चलेंगे यूपीएससी प्री में, डर नहीं, रैशनैलिटी लगेगी आपको, वहां पर आप दिमाग लगा पाएंगे। तो ये सब फालतू बातें मत किया करो, आपके ऊपर शोभा नहीं देता। आप यूपीएससी एस्पिरेंट ऑफिसर बनने वाले हो, आपके ऊपर ये सब बातें शोभा नहीं देती। और मैं तो ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं सबके लिए ताकि आप सब समझ सकें। लेकिन
अगर आप सारे उन चीजों को समझने के कैलिबर में नहीं है तो कोई नहीं, फिर मैं कुछ और कर लूंगा, या तो मैं उनको ही दूंगा जो फिर जो लेना चाहते हैं उस चीज को। तो अगर ये सब फालतू बातें आप बंद कर दे तो मैं और आपको देना चाहता हूं, पर आपकी फालतू बातें या अननेसेसरी कमेंट देखकर मुझे लगता है कि आप उस लायक ही नहीं है। फिर या तो मैं आपको डिजर्व नहीं करता या तो आप मुझे डिजर्व नहीं करते, कुछ तो कुछ गड़बड़ है। ऐसा मत कीजिए कि आपके चक्कर में बाकियों का नुकसान हो जाए। अगर आपको कोई चीज ठीक नहीं लग रही है, आप ये चैनल छोड़ के चले जाएं तो बेहतर होगा, लेकिन अननेसेसरी किसी को डिमोटिवेट करने की कोई जरूरत नहीं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं बता के जा रहा हूं, कल के दिन पूछ ले तो हम दोनों का फायदा है। मेरा फायदा क्या है? आपका फायदा जब होगा तो आप खुश होंगे, इस चैनल पर और चीजें सीखने आएंगे, मैं आपको सिखा पाऊंगा, यही मेरा फायदा है। वर्मी फिल्ट्रेशन, ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये इन्हीं चीजों पर डिपेंडेंट है। पर ये टॉपिक आपको जाके पढ़ने हैं, मैंने आपको बताया है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पढ़ना आपको है। कोर मटेरियल ढूंढकर ये सर्च कर लीजिए, इसी को डाल के सर्च कर लीजिए यूपीएससी ने आज तक कभी सवाल नहीं पूछा तो पहली लेयर पूछेगा, मल्टी लेयर अप्रोच से पहली लेयर पूछेगा। तो आप इंपॉर्टेंट कोर फीचर पढ़िए, कोर चीजें पढ़िए, बस बात खत्म है। इनमें अंदर घुस के उतना पढ़ना ही नहीं है। आपका सवाल होता है कितना पढ़े, आपको समझना पड़ेगा कितना पढ़े। इसलिए मैं एक टेक्निक सिखाता हूं, मल्टी लेयर अप्रोच। ये अप्रोच से अगर आप समझ गए तो आपको पता चल जाएगा कौन सा टॉपिक कितना पढ़ना है आपको। अगर आपको मल्टी लेयर अप्रोच नहीं पता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मल्टी लेयर अप्रोच नहीं पता। आई होप आपने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की ये सारी चीजें लिख ली और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी लिख लिया, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये पीवाईक्यू क्यों मैंने आपको रिलेट करके बताए, ताकि आप वो रैशनैलिटी डेवलप कर सको कि हाँ ऐसी चीजें होती। गॉट द पॉइंट? यस। अरे अभी कहां, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। इसको अप्रॉक्स 25 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं 2026 में। इसके अंदर एक बॉडी है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ये याद रखिएगा। साथ में बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स भी इसी एक्ट की देन है। और इसी एक्ट की अगर ये देन है तो क्या ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट सिर्फ 25 ईयर्स कंप्लीट होने इसलिए इंपॉर्टेंट है? नहीं। इन 2007 नल्लूर टैमरिड ग्रूव्स इन बेंगलुरु कर्नाटका वाज डेजिग्नेटेड एज इंडियाज फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो ये बीएचएस जो है पहला कब आया था? 2007 में, और इसको 20 ईयर्स कंप्लीट हो रहा है। अप्रॉक्स 2027 में होगा, लेकिन अप्रॉक्स हम मान के चलते, इतना आपको भी यूपीएससी इतना एज लेके चलता है। इसलिए हमेशा याद रखिए, जो पिछले साल इंपॉर्टेंट था और नहीं पूछा गया वो इस साल इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो इस साल इंपॉर्टेंट है और पूछा ना जाए वो अगले साल इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक साल ऊपर नीचे करके पूछता है, और ऐसा बहुत बार हुआ है कि जो हमने पहले टॉपिक बता रखे प्री एग्जामिनेशन, पहले वाले प्री एग्जामिनेशन के लिए अगले वाले प्री एग्जामिनेशन पूछे गए वो। तो ये पहला कब आया था उसकी वजह से इंपॉर्टेंट है। और दूसरा करंट अफेयर, रीसेंट नोटिफाइड बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट नागामलाई हिल रॉक तमिलनाडु, अक्टूबर 2025 की न्यूज, नोटिफाइड एज 4th बीएचएस इन तमिलनाडु। तो इसके बारे में जरूर पढ़िएगा। और ये देखिए पूरा मैप है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, ये पूरी हैं। इनको एक बार आप देख लेंगे तो अगर आपको मैपिंग में भी पूछेगा ऐसे सवाल तो आप उनको कर पाएंगे। सिंपल बात ये है। तो अगर एनवायरनमेंट के सेक्शन से मैपिंग करके पूछे तो भी बता देंगे। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। साथ में अगर आप देखें पीसीए 1960, इसी में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया बनाया गया है। सीपीसीबी वाटर एक्ट एंड एयर एक्ट में बनाया गया है। और एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल 2010 में था। इस एक्ट को 15 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, 15-16 ईयर्स, इसलिए मैं कह रहा हूं अप्रॉक्स 15 साल कंप्लीट हो रहे हैं। इसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। 2025 में नहीं पूछा, 2026 पूछ लेगा। और पहले भी 2018 में सवाल पूछ चुका है एनजीटी के ऊपर, एनजीटी के ऊपर, सीपीसीबी के ऊपर सवाल पूछ चुका है। तो थोड़ा सा इसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हाँ थोड़ा सा लिंक हो रहा है, इतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस एक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ये एक्ट, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। ये फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 को 20 इयर्स एग्जैक्टली कंप्लीट हो रहे हैं 2026 में। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, इसको अप्रॉक्स 100 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। और करंट अफेयर में इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को देखें आप तो एक चीज आपको समझ में आ गई कौन सा इंपॉर्टेंट एक्ट है। ये एक्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए सीडीएस 2024 में सवाल पूछ भी रखा है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के ऊपर सवाल पूछ रखा है। तो क्या इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट इंपॉर्टेंट होती है? बिल्कुल होती है। इसके ऊपर सवाल बन सकता है। ये इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसको बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा। ये इंपॉर्टेंट एक्ट है। और साथ में अगर आप देखें, एक जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया से सवाल पूछा 2014 में, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी के ऊपर सवाल पूछा था। और 2016 में भी नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी के ऊपर सवाल पूछा है। और इसी बॉडी को बाद में चेंज करके हमने नेशनल गंगा काउंसिल बना दिया था।
और ये नेशनल गंगा काउंसिल भी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आई थी। तो जहां से मैंने शुरू किया था वहीं पर मैं छोड़ रहा हूं आपको। नेशनल गंगा काउंसिल, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज नमामि गंगे इनिशिएटिव एज वन ऑफ द टॉप 10 वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप टू रिवाइव द नेचुरल वर्ल्ड। और ये नमामि गंगे किसके अंदर है? और नमामि गंगे यूएन का जो रिस्टोरेशन प्रोग्राम है 2021 से लेकर 2030, इस रिस्टोरेशन प्रोग्राम को भी 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 2021 से 2026 5 साल कंप्लीट हो रहे हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में नमामि गंगे, नेशनल गंगा काउंसिल और ये बॉडी जो इसको रीनेम करके नेशनल गंगा काउंसिल किया गया, तो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये जो कुछ टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, इसके अंदर का थोड़ा सा मटेरियल जरूर देखिएगा, इसके कोर फीचर्स जरूर देखिएगा, कंटेंट जरूर पढ़िएगा। सिर्फ टॉपिक बताने से नहीं होगा, आपको वो कंटेंट भी पढ़ना है। और सब कुछ मैं कर दूंगा तो आप क्या करेंगे? लेकिन कुछ चीजें मैं आपके लिए कर दूंगा कि इसकी पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा। आप अगर मेरी वेबसाइट पे जाएंगे, ऐप पर जाएंगे, जरूर जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर प्रिडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज ऐसे करके बनी हुई है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसको आप क्लिक करेंगे वहां पर कुछ पीडीएफ अपलोडेड हैं। उनमें से एक पीडीएफ मैं इसको भी अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको इंपॉर्टेंट चीजें एक जगह पर मिल जाएंगी। सारे टॉपिक और हर एक एक्ट में क्या बॉडी बनाई गई है वो कंसोलिडेटेड फॉर्म में आपको मिल जाएगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो। कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने बताए हैं एनवायरनमेंट में एक्ट के सेक्शन से कैसे लगे। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।